स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रज्ञापथ पर। मैं हूं आपका अपना मेंटोर रविंद्र और आज मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं हिंदी व्याकरण की बैक टू बेसिक्स की एक लेक्चर सीरीज, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बेसिक से समझेंगे, जो कि सभी बोर्ड्स और सभी क्लासेस, यहाँ तक कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए भी आपके लिए सहायक होंगी। तो उसी सीरीज का ये आज का पहला लेक्चर है, जिसमें मैंने संज्ञा को डिटेल में कवर किया है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि आरव, सीमा, रोहित, राहुल, रवि या कुछ भी आपका अपना नाम। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपका जवाब होगा किसी गांव, गली, मोहल्ला, शहर, कस्बा, जिला, राज्य या फिर देश का नाम। ठीक है। तो मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे, इन दोनों प्रश्नों का जवाब किसी ना किसी चीज़ का नाम था। और अगर आप आसपास कुछ देखें तो आपके आसपास रखे एक सामान का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे आपकी किताब का कोई नाम होगा, ठीक है, आपके स्कूल कोचिंग का भी कुछ नाम होगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है। इसी को हम कहते हैं संज्ञा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा और कुछ नहीं, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। यानी कि सभी नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब ये नाम किस किस का हो सकता है? ये नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, ठीक है, भाव का भी हो सकता है। भाव यानी कि हमारी भावनाओं का भी नाम होता है। हमारी भावनाएं जैसे प्रेम, दुखी, खुशी, हर्ष, ठीक है, साहस, ये भी एक नाम है। इसी से हमारी संज्ञा की परिभाषा बनती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, धर्म का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण में हम देखें तो व्यक्तियों के नाम में राम, मोहन, आदमी, डॉक्टर, वस्तुओं के नाम में मेज, कुर्सी, मोबाइल, किताब, स्थान दिल्ली, विद्यालय, जीव जंतुओं के नाम गाय, चिड़िया, हाथी, भाव के नाम खुशी, ईमानदारी, प्रेम, साहस। ठीक है, अभी बताया था। अब हम बात करते हैं कि संज्ञा शब्दों के लक्षण। संज्ञा शब्दों के मुख्यतः दो लक्षण माने गए हैं। कितने? दो। पहला, जीवन के आधार पर। जीवन के आधार पर संज्ञा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है प्राणीवाचक संज्ञा। अब देखिए, प्राणी शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि जिनमें प्राण होते हैं। प्राण यानी कि जीवन होता है। जिन संज्ञा शब्दों में जीवन होता है या वे क्रिया करते हैं, उनको प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, गाय, चिड़िया, बालक, इन सभी में प्राण होते हैं और ये क्रिया करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, सोना। अब इसी के विपरीत दूसरा भाग है अप्राणीवाचक संज्ञा। आ का मतलब है कि जिनमें प्राण नहीं है, यानी कि सभी बेजान वस्तुएं, जैसे पुस्तक, गिलास, घड़ी, बस। तो इन सभी बेजान वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? अप्राणीवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि इनमें प्राण नहीं है और ये कोई क्रिया, कार्य नहीं कर सकते। अब गणना के आधार पर संज्ञा को गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, इन दो भेदों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। गणनीय संज्ञा, जिनकी गिनती की जा सके, जिनको हम आसानी से गिन सकें, जैसे पेड़, कमरा, घर। जैसे कि एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़। इसी तरीके से कमरे दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है। अगणनीय संज्ञा, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। ध्यान रखिए, इनको हम गिन नहीं सकते, इनकी गिनती नहीं कर सकते। जैसे कि पानी, हवा, सुरक्षा, प्रकाश। क्या हम पानी को गिन सकते हैं? ऐसे कहते हैं कभी एक पानी, दो पानी? बिल्कुल नहीं कहते। कभी हवा गिन सकते हैं हम? एक हवा, दो हवा? नहीं। ठीक है। तो इनकी गिनती नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या है? ये हैं अगणनीय संज्ञा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं संज्ञा के भेदों पर। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। अभी हमने संज्ञा के सिर्फ लक्षण देखे थे, वो लक्षण के आधार पर संज्ञा का विभाजन था। अब हम इस संज्ञा के तीन मुख्य भेद देखेंगे, जिनमें से सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा है, उसको और दो भेदों में विभाजित किया जाता है। पहला समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। इन सभी भेदों को अभी हम विस्तार से देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो, जो किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम को बताते हैं, विशेष स्थान या वस्तु का नाम बताए, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर व्यक्तियों में विराट कोहली।
विराट कोहली एक महान क्रिकेटर का नाम, रविंद्रनाथ टैगोर एक महापुरुष का नाम, मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक का नाम। ऐसे ही विशेष वस्तुओं की बात करें तो रामचरितमानस एक विशेष पुस्तक का नाम है। अब देखो, टाइटन घड़ी, घड़ी अनेक प्रकार की होती हैं, अनेक कंपनियों की होती हैं, लेकिन जब उनमें से एक हम विशिष्ट चीज़ की बात करें तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। तो टाइटन घड़ी किसका उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ठीक है। अब संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति या वर्ग का सामान्य नाम बताए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि लड़का, शहर, नदी, पुस्तक आदि। अब देखो, आप इस तरीके से समझिए कि एक कक्षा है, ठीक है, उसमें अलग अलग कुछ छात्र बैठे हैं। उन सभी छात्रों का अपना कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना, किसी का कुछ नाम होगा, किसी का कुछ नाम होगा। लेकिन जब हमें सभी को एक साथ बुलाना है तो या सभी को एक साथ संबोधित करना है तो हम कैसे कहते हैं कि कक्षा में छात्र बैठे हैं। अब देखो, ये जो शब्द है छात्र, ये किसको दर्शाता है? ये इन सभी के पूरे समूह को दर्शाता है, पूरी श्रेणी को दर्शाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे हम इसको? जातिवाचक संज्ञा। और इसी तरीके से इनका जो अपना अपना खुद का नाम होगा, विशेष नाम होगा, वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा के और उदाहरण देखिए। व्यक्तियों में महिला, पुरुष, कौआ, हिरन, वस्तुओं में खिलौना, कार, कपड़ा, दाल, स्थान के नामों में नदी, पर्वत, देश, बाजार, शहर। अब देखो, देश बहुत सारे होते हैं। जब हम एक विशेष देश की बात करें, भारत देश की बात करें, तो हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। लेकिन जब हम सिर्फ देश लिखें तो हम बात कर रहे हैं किसकी? जातिवाचक संज्ञा की। क्यों? क्योंकि ये किसी एक का नहीं बल्कि पूरी संपूर्ण जाति का नाम दर्शाते हैं, उनका बोध कराते हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा के भेदों को और विस्तार से पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा के हमने देखे थे कि दो और भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। सबसे पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चीनी, लोहा, पानी, तेल, चांदी, सोना, गेहूँ, कोयला, दूध आदि। अब दूसरा भेद हमने देखा था जातिवाचक संज्ञा का, उपभेद है समूहवाचक संज्ञा। अब देखो, समूह का मतलब आप समझ रहे हो कि एक पूरी जाति का अगर हम एक टुकड़ा ले लें तो उसको हम क्या बोलते हैं? समूह। ठीक है, एक टुकड़ा, ठीक है, एक टुकड़ा या फिर एक वर्ग, उसको हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो एक साथ कई व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का नाम का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, सेना, टोली, भीड़, झुंड, परिवार, कक्षा। ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा का तीसरा भेद है। भाववाचक संज्ञा, भाव यानी कि हमारी भावनाएं, तो वे शब्द जो हमारी भावनाओं को, हमारे गुण, दशा, भाव, अवस्था या विचारों का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्रेम, ईमानदारी, खुशी, साहस, वीरता। ठीक है। तो ये सभी संज्ञा के क्या हुए? उदाहरण हुए। अब सभी उदाहरणों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी एक विशेष नाम का बोध कराए। जातिवाचक संज्ञा जो किसी संपूर्ण जाति का सामान्य नाम बताए। द्रव्यवाचक संज्ञा जो पदार्थ का बोध कराए। समूहवाचक संज्ञा जो कई लोगों और वस्तुओं के समूह के नाम का बोध कराए। और भाववाचक संज्ञा जो भावना या गुण का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हमने क्या देखे? संज्ञा के भेद। ठीक है। तो हमने इस वीडियो में संज्ञा के बारे में डिटेल में देखा। सबसे पहले हमने संज्ञा की परिभाषा देखी और फिर उसके बाद हमने संज्ञा के लक्षण देखे। संज्ञा के दो लक्षण होते हैं, एक जीवन के आधार पर और एक गणना के आधार पर। उसके बाद संज्ञा के भेद, मुख्यतः तीन भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के और दो भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो